नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद को हत्या के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हत्या को लेकर यूपी पुलिस की नीयत पर अतीक पहले ही सवाल उठा चुका था। अतीक की पत्नी साइंसदान ने सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की थी, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के 18 दिन बाद अतीक और उसके भाई की इलाहाबाद हाई कोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर हत्या हो गई। अतीक और अशरफ पुलिस की कस्टडी में। हमलावरों ने गोली मारी। दोनों भाइयों को एक ही हथकड़ी में बांधकर यूपी पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी। अतीक और अशरफ से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस दोनों को लेकर कॉन्विन हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप कराने पहुंची थी। हॉस्पिटल से इलाहाबाद हाई कोर्ट की दूरी करीब 3 किलोमीटर है, जबकि घटनास्थल से प्रयागराज एसएसपी का आवास मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है। हॉस्पिटल के बाहर पत्रकारों ने अतीक से सवाल पूछा, जिसका अतीक जवाब ही दे रहा था कि इसी दौरान हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। हमलावरों को पुलिस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक 9 राउंड की फायरिंग हो चुकी थी और अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। सपा, बीएसपी और कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि कल देर रात अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद यूपी में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहा है। भारी पुलिस बल की सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पर पत्रकारों से सवाल जवाब हो रहा था। पत्रकार अतीक अहमद से उनके बेटे के जनाजे में शामिल ना होने को लेकर सवाल पूछ रहे थे। अतीक अहमद जैसे ही बोलने वाला था, उसे गोली मार दी गई और लगातार 9 राउंड फायर हुआ, जिसके बाद दोनों भाइयों की हत्या हो गई। हालांकि तीनों शूटरों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन ये यूपी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान है। वहीं अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में शनिवार देर शाम पुलिस की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस कड़ी में एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार कानून के तहत नहीं, बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। ओवैसी ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके बाद क्या जनता को देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर भरोसा होगा? उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार की इसमें भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी को समिति में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा ओवैसी का कहना है। ओवैसी ने तल्ख अंदाज में कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार कानून के मुताबिक नहीं, बल्कि बंदूक के दम पर चल रही है। हम लोग इसी बात को दोहरा रहे थे, लेकिन सबको लगता है कि हम हवाई बातें कर रहे हैं। इससे लोगों में संविधान में विश्वास कम होगा। इस घटना की निंदा करने के लिए शब्द नहीं है। क्या हुआ आप बताइए मेरे को। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो। आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है। मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है। उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में
और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए। वहीं गाजियाबाद के थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मानवता को शर्मसार करने वाला काम किया है। तीनों आरोपियों ने एक मूक बधिर नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिया है। दिनांक 13 को थाना बापूधाम को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कि 3 नामजद अभियुक्त भारत, शिवम और महेश नाम के व्यक्तियों के खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने उनके नाबालिग मूक बधिर बच्चे को गंग नहर पे नहलाने के बहाने लेकर गए थे और उसके बाद एक कहानी रची गई कि वो डूबते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्काल ही इसमें हम लोगों ने टीमें गठन कर दी और जब CCTV का अवलोकन करा गया, लोगों से पूछताछ करी गई और अन्य जब डॉक्टर्स की PM रिपोर्ट जब आ गई उसके बाद जब अवलोकन करा गया तो इसमें पता चला है कि इन लोगों ने उसको लेकर गए, वहाँ पे शराब पी और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी और शव को मुरादनगर नहर में बहा दिया। सर, बच्ची क्या उम्र है, किस तरह बच्चा इन अपराधियों तक पहुंचा था? देखिए, ये बच्चा नाबालिग है और ये मूक बधिर है और जो मृतक है ये इनसे पहले से पूर्व में ही परिचित थे। ये बापूधाम में काशीराम आवास योजना है, वहाँ पे ये साथ में रहते थे। इन्होंने फ़ोन करके भारत ने महेश को बताया और महेश ने उस मृतक को साथ में बुलाया, उनके साथ लेकर गए। बीच में इन्होंने बताया कि एक ट्यूबवेल पे ये लोग नहाए थे, उसके बाद नहर पे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद जी, CBI ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस के अनुसार आपको मुख्यालय पहुंचना है और CBI मुख्यालय पर आप वो फाइल लेकर जाइएगा जिन फाइलों की आप बात कर रहे थे। नेताओं, अरविंद केजरीवाल जी, कल आपकी पेशी है, समन है CBI का, तो आप जाएंगे, जो पूछताछ होगी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि वो जो बहुत बड़ी बड़ी फाइलें थी ना, वो जो कई नेताओं की जिनके भ्रष्टाचार का कागज ले लेके आप घूमते थे, तो भाई साहब वो कल लेके जाना चाहिए आपको, ताकि मिर्जापुर के पुलिस लाइन में तैनात आरक्षी सुमित कुमार गौतम की अचानक सीने में दर्द होने से मौत हो गई। उनके साथियों ने बताया कि उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक जौनपुर थाना मछली शहर के परशुपुर गांव का रहने वाला था। उसे अचानक सीने में दर्द हुआ, ये बात अपने साथियों को उसने बताई। उसे तत्काल इलाज के लिए मंडली चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान आरक्षी का निधन हो गया। मृतक आरक्षी सुमित कुमार गौतम 2019 में पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर तैनात भर्ती हुए थे। पुलिस लाइन मिर्जापुर में तैनात आरक्षी सुमित कुमार गौतम, जिसके द्वारा आज अचानक सीने में दर्द और स्वेटिंग की शिकायत की गई, जिस पर उन्हें पुलिसकर्मियों के द्वारा मंडलीय चिकित्सालय मिर्जापुर में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी दुखद मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लाइन मिर्जापुर में तैनात आरक्षी सुमित कुमार
वहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के साथी जोगा सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के डीआईजी बॉर्डर रेंज नरेंद्र भार्गव ने कहा कि वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह के मुख्य सहयोगी जोगा सिंह को सरहिंद से गिरफ्तार किया गया है। ये वो व्यक्ति है जिसने अमृतपाल को 18 मार्च की फरारी के बाद पीलीभीत में पनाह दी और उसका साथ देता रहा। इसे होशियारपुर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले अमृतपाल सिंह को शरण देने के आरोप में पंजाब में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान होशियारपुर जिले के बाबक गांव निवासी राजदीप सिंह और जालंधर जिले के रहने वाले सरबजीत सिंह के रूप में की गई है। राजदीप सिंह और सरबजीत सिंह को शुक्रवार रात मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। साहब वालों बड़े सख्त दिशा निर्देश ने कि किसी भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਥੀ ਹੈ जोगा सिंह ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ गिरफ्तार ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਰੂਰਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ। वहीं सांसदीय रद्द किए जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। शुक्रवार को उन्होंने 12 तुगलक लेन आवास के बाहर 2 ट्रक खड़े दिखे जिनमें सामान भरकर शिफ्ट किया जा रहा था। यहां से सामान भरकर उनकी मां सोनिया गांधी के जनपद स्थित आवास में शिफ्ट किया गया। इसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही राहुल अपना मकान खाली कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने अपने लिए कई घर देखे हैं। वहीं उनके पास अपनी मां और कांग्रेस संसद दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ रहने का विकल्प भी है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल का सामान सोनिया के आवास पर पहुंचाया जा रहा है वो अपनी मां के साथ ही रहेंगे। राहुल गांधी दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित 12 तुगलक रोड पर सरकारी आवास में रह रहे थे। इस बंगले में राहुल 2005 से ही रह रहे थे। वहीं सीएम केजरीवाल को सीबीआई के समन के बाद आप फिर एक बार सीबीआई और ईडी पर हमलावर हो गई है। इसी बीच सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने किसी प्रदेश सरकार के पहले 3 नंबर के नेताओं को गिरफ्तार किया हो, फिर 2 नंबर और अब शीर्ष नेता। मुख्यमंत्री ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है। साथ ही राघव चड्ढा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद करीब 75 साल की आजादी हमने देखी और कई केंद्र सरकार अलग अलग पार्टियों की बनी। बड़ी बड़ी बहुमत वाली सरकारें इस देश के अंदर बनी। लोगों ने पार्टियों की दोस्ती भी देखी, राजनेताओं की दुश्मनी भी देखी, मगर आज तक के इतिहास में मुझे नहीं मालूम पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि केंद्र सरकार ने अपनी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल या दुरुपयोग करते हुए पहले सरकार के नंबर 3 के मंत्री नेता को गिरफ्तार किया हो, सरकार और पार्टी के नंबर 2 के नेता को एजेंसियों का इस्तेमाल करके गिरफ्तार किया हो, और अब पार्टी के और सरकार के नंबर 1 के नेता की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही हो। ये कभी सुना नहीं गया कि अब केंद्र सरकार मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि इस तरीके की दुश्मनी निभाई जा रही है, इस तरीके से पीछे पड़ गए हैं कि इस राजनीतिक दल को खत्म करना है। हम तो बहुत छोटी सी पार्टी है,
सबसे छोटी पार्टी, सबसे नई पार्टी, 2 राज्यों में सरकार चलाते हैं। हमारा और प्रधानमंत्री जी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मेरा डंका पूरे, जो कह सकते हैं, तीनों लोकों में मेरा डंका बज रहा है। ऐसा क्या हो गया कि केंद्र ने सारी ताकत अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ झोंक दी? सबके मन में सवाल है। दिल्ली में एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में बैठा हुआ साइकिल रिक्शा चलाने वाला ये सोच रहा है, और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश और साउथेक्स की कोठी में बैठा एक बुद्धिजीवी भी ये सोच रहा है। ऐसा क्या हो गया कि दुनिया भर के दुश्मनों को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। सारी ताकत झोंक दी। इनके खिलाफ आम आदमी पार्टी कार्रवाई करेगी। मिलिशियस प्रोसिक्यूशन का, फोर्जरी का, प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट का सारे मुकदमे दर्ज कर हम कानूनी रास्ता अवश्य अपनाएंगे। लेकिन आज देश की जनता के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कैसे इस देश की एजेंसियां कथाकथित घोटाले की जांच की आड़ में लोगों को पीट रही हैं, उनके देखने सुनने की शक्ति को शून्य कर रही हैं, गवाहों से दबाव में झूठे बयान लिखवा रही हैं। मकसद एक है, केजरीवाल को खत्म करो, केजरीवाल को जेल में डालो, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करो। मुद्दा शराब घोटाला नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है मेरे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने शनिवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा। संजय निषाद ने कहा कि पुरानी सरकारें अपराधियों को संरक्षण देती थी, हमारी सरकार उन्हें आज सजा देने का काम कर रही है। असद के एनकाउंटर पर सपा और बसपा को घेरते हुए विपक्षी दल जनता के साथ नहीं, हत्यारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, जब पीड़ित परिवार के साथ साथ प्रदेश की जनता योगी सरकार की तारीफ कर रही है, तब अखिलेश यादव और मायावती जैसे विपक्षी नेता एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े करके हत्यारों के समर्थन में खड़े हो गए हैं। आज 2-3 दिन से जो है एक ऐसा राजनीतिक यहाँ उथल पुथल है कि राजनीतिक चर्चाओं में है कि जब राजू पाल की हत्यारे की इनकाउंटर में मारा जाता है तो उसमें विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, लेकिन राजू पाल की हत्या में शामिल, राजू पाल की हत्या हुई और उसमें संदीप निषाद के साथ और भी सिपाही की हत्या हुई। उस समय उन जो संदीप निषाद था और एक सिपाही और थे, उनके लिए ये जो विपक्षी बैठे नेता हैं, राजू पाल भी पिछड़ा था, संदीप निषाद भी पिछड़ा था, उमेश पाल जो है, जो उनका गवाह था, वो जो मारा गया, और संदीप निषाद जो था वो सिपाही, वो भी मारा गया। ये जो उमेश पाल और पिछड़े थे और संदीप निषाद भी पिछड़ा था। ऐसी परिस्थितियों में ये जो विपक्षी थे, उनके मुंह से एक बार भी उनकी संवेदना नहीं की। मैं तो आजमगढ़ गया था, हमारे साथी और भी बहुत ढेर सारे पत्रकार गए थे, यहाँ तक कि उस क्षेत्र का विधायक, जहाँ जो है संदीप निषाद का क्षेत्र है अतरौलिया में, वहाँ यादव जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो इतना तक नहीं समझे कि वो उस क्षेत्र के लोगों ने, वहाँ के विधायक हैं, उनके दरवाजे तक भी नहीं गए, हम लोगों को चल के गए थे। आज से इनके विपक्षी के बयानों से लगता है कि आज ये पिछड़ा विरोधी हैं, या जो हत्यारों को छुपाने के लिए बयानबाजी करते हैं, और लोगों को इस तरीके के जो भी आज के दिन में ये बयान चल रही है, जो सपा और बसपा के, जो माननीय अखिलेश जी हैं, माननीय मायावती जी हैं, इनके समय भी उन्होंने किसी ने, समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया, फिर किसी ने उन्हें और भी उनके घर के लोगों को शामिल कराया। उन लोगों ने जब भी ये जो परिवार फल फूल रहा था, इन्हीं की सरकारों में था। अगर हमारी सरकार इन्हें सजा दे रही है, ऐसे जो हत्यारे हैं जो दहशत फैलाए थे प्रदेश भर में, अगर हमारी सरकार उन्हें सजा दे रही है और इनके समय में उन्हें संरक्षण मिल रहा था,
तो ये हम जनता के सामने ले जाना चाहते थे इस बात को आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सरकार हमारी जनता के साथ है, सरकार हत्यारों के खिलाफ है। जिस तरीके से ये गुंडा माफिया मुक्त करने का हमारा अभियान है, जीरो टॉलरेंस है, ये हमारी सरकार जो काम कर रही है उसमें मैं मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद दूंगा और जनता को भी धन्यवाद दूंगा कि दोबारा हमें अवसर दिया कि उत्तर प्रदेश से जितने भी इस तरीके के दहशतगर्द होंगे, माफिया होंगे, गुंडे होंगे, वो हमारी सरकार उनके खिलाफ खड़ी होकर न्यायालय से सजा दिलाएगी। और जो भी हमारे पुलिस कर्मियों को जो हम इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के दिन में यही सरकारें थी उन्हें संरक्षण देती थी, आज हमारी सरकार सजा दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। ये अधिकारी भी कामयाबी पा रहे हैं ऐसी सजा दिलाएं। कितने लंबे समय तक कोई गवाही के लिए तैयार नहीं होता था, कोई फाइल लेने के लिए तैयार नहीं होता था, कैसे लोग थे उनको पैसा पहुंचाते थे, कहाँ छुपते थे। ऐसे में अगर आज हमारी जो पुलिस है, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको आज के दिन में इन विपक्षी दलों को जनता के साथ रहना चाहिए, न कि हत्यारों के साथ रहना चाहिए। ये हत्यारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, इस तरीके का बयानबाजी देकर कि सरकार के ऊपर जो एक आरोप लगा रहे हैं या उनके जो है जब सरकार काम कर रही है उस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो जिससे माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय राजूपाल की हत्या हुई थी, उस समय कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज के दिन में उमेश पाल की हत्या हुई, हमने एक्शन ले लिया। अगर तो आज के दिन में अगर कम समय में आप ही पत्रकार बंधु कहते थे कि अपराधी पकड़ से बाहर हैं, अपराधी नज़र नहीं आ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, कि दूसरा वारदात कर देंगे, तब सरकार उस पर चेतेगी। तो अगर पुलिस ने ऐसे अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को कभी अपने अभिरक्षा में लेने के दौरान अगर वो उसमें जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं तो उसमें हमें, विपक्ष को भी, हमें भी उस अधिकारियों को शाबाशी देना चाहिए, न कि सवाल खड़ा करना चाहिए कि इनकाउंटर फर्जी है, तो ये है वो है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज के प्रेस के माध्यम से कि हमारी सरकार पिछड़ों के साथ भी है, दलितों के साथ भी है, बिना भेदभाव के हर जाति हर धर्म के साथ है। और जो विपक्ष है वो केवल पिछड़ों का वोट लेते हैं और वोट लेने के समय याद आते हैं, बाकी उनके साथ कभी कोई घटना हो जाए, जैसे संदीप निषाद हैं और उमेश पाल हैं, तो उसके लिए कोई जबान नहीं खोलते, न उनके दरवाजे पर जाते हैं, न उनके लिए कोई काम करते हैं। केवल इनको पिछड़ा तब नज़र आते हैं जब इलेक्शन होता है, पिछड़े तब नज़र आते हैं जब वोट की बात आती है। कभी कोई उनके साथ घटनाएं घट जाए तो उसके साथ खड़े नहीं रहते। हमारी सरकार है, हम हैं, इनके साथ खड़े हैं और आगे भी उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। और कोशिश मेरी सरकार है कि आगे ऐसी घटनाएं न घटें, उसके लिए हम लोग प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। चुनाव की तैयारी है, निषाद पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी है, अपना दल है, पार्टी खड़ी बड़ी। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।